नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वन रैंक वन पेंशन भुगतान मामला। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को चेताया, कहा कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की बड़ी मुश्किलें, सामने बड़ी चुनौती। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव हाथ मिलाने को तैयार। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी पर संकट। मध्य प्रदेश में 80 सीटें ही पक्की, छत्तीसगढ़ में सीएम फेस नहीं और कर्नाटक जीत पाना बेहद मुश्किल। चौथी खबर में जिक्र होगा कि केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार का अहम कदम, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पारित किया प्रस्ताव। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी कई बार विदेशी धरती पर देश को कर चुके हैं शर्मसार, लोकतंत्र को कुचलने की हो रही है कोशिश, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वन रैंक वन पेंशन भुगतान मामला। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को चेताया, कहा कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। जी हां दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर सख्त रवैया अख्तियार किया और स्पष्ट किया कि ओआरओपी बकाया के भुगतान को लेकर 20 जनवरी को जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लेना होगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। 20 जनवरी के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और तभी केंद्र की पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से अगले सोमवार तक पेंशन बकाया के भुगतान को लेकर एक नोट भी मांगा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी मुश्किल, पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी के सामने बड़ी चुनौती। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव हाथ मिलाने को तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 13 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राजीव रंजन सिंह ने कहा कि साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरेगी। देश में लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दरअसल ललन सिंह बीते रविवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी बिहार के पड़ोसी सूबे उत्तर प्रदेश का रुख करती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बीजेपी पर संकट, छत्तीसगढ़ में फेस नहीं तो कर्नाटक जीत पाना मुश्किल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक 3 राज्य जहां चुनाव करीब है और बीजेपी अपने लिए मुश्किलें देख रही है। यहां सरकार बन ही जाएगी, पार्टी इसका दावा नहीं कर पा रही और वजह भी दिख रही है, लेकिन लीडरशिप के पास कोई उपाय भी नहीं है। मध्य प्रदेश में पार्टी के सर्वे से पता चला है कि सीटें 100 से कम ही रहेंगी और इतने में सरकार नहीं बन सकती। छत्तीसगढ़ में पार्टी के पास कोई सीएम फेस ही नहीं है और कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, तीनों राज्यों में पार्टी के सीनियर लीडर से बातचीत करने पर पता चला कि इन प्रदेशों में पार्टी फंसा महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 80-80 सीटों का बेस है, बहुमत 116 सीटों पर है और यहां लड़ाई इन्हीं 36 सीटों के लिए है जो सरकार बनवाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार का अहम कदम, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पारित किया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार ने सोमवार को अहम कदम उठाया। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विधानसभा में नियम 185 के तहत प्रस्ताव पेश किया और ये प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया। विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापे को लेकर टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बीते कुछ महीनों में टीएमसी के कई नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों ने अलग अलग मामलों में शिकंजा भी कसा है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से नाराज टीएमसी केंद्र सरकार पर एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की है और टीएमसी ने रविवार को मांग की थी कि स्कूल सेवा आयोग नौकरी घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को भी इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में लाया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी कई बार विदेशी धरती पर देश को कर चुके हैं शर्मसार, लोकतंत्र को कुचलने की हो रही है कोशिश, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद सत्र के पहले दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई, जिसमें 16 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में फैसला
हुआ कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। और इस बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में कानून का शासन नहीं है। संसद के बाहर विजय चौक पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी जी के तहत कानून और लोकतंत्र का कोई शासन नहीं है। वो देश को तानाशाही की तरह चला रहे हैं और फिर लोकतंत्र की बात भी करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने और नष्ट करने वाले इसे बचाने की बात कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले 6 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी, मौसम का ताजा हाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। तापमान औसत से अधिक पहुंच चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश और आंधी तूफान से लोगों को कुछ राहत भी मिल रही है। और मौसम विभाग ने बताया कि एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च के दौरान बारिश व आंधी तूफान आएगा। इसके अलावा दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में 15 से 17 मार्च तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस हिसाब से अगले 6 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, साउथ वेस्ट राजस्थान, कोंकण और विदर्भ में 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि पश्चिमी राजस्थान, उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुलिस ने दौड़ाकर किया बीजेपी नेता को गिरफ्तार, हत्या के मामले में चल रहा था फरार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हत्या के मामले में फरार चल रहे बीजेपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को देखकर आरोपी नेता ने दौड़ लगा दी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे धरकर पकड़ लिया। और गिरफ्तार किए गए आरोपी भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह भवानी ने साल 2012 में हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरे देश में लागू हो ओपीएस स्कीम, फिर बोले अशोक गहलोत और बताई ये वजह। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा है कि ओपीएस पूरे देश में लागू होना ही चाहिए। कर्मचारियों को शेयर मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा और सीएम गहलोत ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कई अर्थशास्त्री इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब 65 साल तक ओपीएस लागू थी तब भी देश ने लगातार तरक्की की है और इसीलिए सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी है। अगर सरकार वित्तीय प्रबंधन ठीक से करे तो राजस्व की प्राप्ति भी बढ़ेगी। अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है और हम भी जानते हैं कि बाजरा जल्दी खराब हो जाता है। और गहलोत बोले कि वो जब पहली बार सत्ता में आए और सीएम बने तो बाजरे की खरीद की गई थी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रायबरेली और अमेठी सीट अपने पास ही रखेगी गांधी परिवार। और दोस्तों, यहाँ से मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गांधी नेहरू परिवार की माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट को लेकर कई तरह के कयास चल रहे हैं। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, अमेठी पर राहुल क्या फैसला लेंगे। पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों की माने तो ये दोनों सीटें गांधी परिवार अपने पास ही रखेगा। सोनिया गांधी के न लड़ने पर रायबरेली से प्रियंका भाग्य आजमाएंगी और राहुल गांधी का अमेठी से उतरना भी करीब करीब तय माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल की हार और कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी के बयान से इन सीटों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में हुए रायपुर अधिवेशन में सोनिया ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा मेरी राजनीतिक पारी का अंतिम पड़ाव हो सकता है। लोकसभा के 1977, 1996 व 1998 के चुनावों को छोड़ दें तो शेष सभी चुनावों में रायबरेली से कांग्रेस ही जीती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अपना स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर बदल लें, ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी पर तेजस्वी यादव का बयान। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते दिनों लालू परिवार पर ईडी की छापेमारी को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने पटना में कहा कि मैं इस तरह के छापों से झुकने वाला नहीं हूं। इस तरह के छापों से तो ये तय हो गया कि बीजेपी में लड़ने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी का बिहार में कोई राजनीतिक जमीन, चेहरा और वोट नहीं है, इसीलिए ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे उस दिन भी छापे पड़े थे और ऐसे में आपको क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। जिस दिन विधानसभा में ट्रस्ट वोट था उस
दिन भी छापे पड़े थे, उन छापों का क्या हुआ, कितने मिले, 100 करोड़, 1000 करोड़। मैं आपको 2017 लेकर चलता हूं। उस दौरान तो कहा गया था कि हमारे परिवार के पास से 1000 करोड़ बेनामी संपत्ति और न जाने क्या क्या मिला है। इस मामले में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ने जांच की और आज 2023 है, यानी 6 साल बीत चुके हैं। और आप बताइए कि बीते 6 साल में क्या हुआ इन संपत्तियों का। वहीं दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बीजेपी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी इनके डायरेक्टर या जो भी इनका स्क्रिप्ट राइटर होगा उसे अब बदल देना चाहिए, क्योंकि अब एक ही बात बार बार की जाए तो वो सही नहीं लगता। एक बार फिर से वही 600 करोड़ तेजस्वी के घर से खजाना। मैं तो कहता हूं ठेंगा मिला फिर इनको। जी हाँ दोस्तों, दोबारा ठेंगा मिला है ईडी को, ऐसा कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वही घिसी पिटी लाइनें चिपकाकर विरोधियों पर यहाँ पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती परेशान करने का काम किया जा रहा है? क्या कुछ आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में मोदी की रैली में विरोध का खौफ, युवक से उतरवाई काली टी शर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के मांड्या में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के दौरान सुरक्षा कर्मियों के दिमाग में विरोध का डर इतना बैठ गया कि उन्होंने काली टी शर्ट पहने युवक को भी नहीं बख्शा और वो विरोध न करने लगे। इसे सुनिश्चित करने के लिए यहाँ तैनात पुलिस और एजेंसियों ने रविवार को जनसभा में शामिल होने आए एक लड़के की टी शर्ट उतरवा दी। लड़के ने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और वो अपनी मां के साथ रैली में शामिल होने आया था। पुलिस ने उससे रोका और उसकी मां से उसकी टी शर्ट हटाने को कहा और मां ने उसे उतार दिया और अपने बेटे को टॉपलेस कर उस परिसर के अंदर ले गई जहां रैली की योजना थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका देने की तैयारी, यूपी में जल्द नए प्रभारी का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जगह उत्तर प्रदेश कांग्रेस को नया प्रभारी मिलने की संभावना जताई जा रही है और इसका फैसला प्रदेश कमेटी के गठन के बाद होने की संभावना है। अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए प्रदेश कमेटी जल्द घोषित करने की तैयारी है और पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में प्रियंका गांधी की ज्यादा बड़ी भूमिका तय करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी के रूप में प्रियंका गांधी ने स्वयं विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और पार्टी अब उन्हें किसी एक राज्य की जिम्मेदारी से बांधने के पक्ष में नहीं है। पार्टी की राष्ट्रीय टीम के गठन के बाद जातीय समीकरण को देखते हुए किसी तेज तर्रार राष्ट्रीय महासचिव को यूपी के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट सत्र के शेष भाग में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार, खड़गे के साथ बैठक कर तय करेंगे रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के पहले भाग की तरह ही दूसरे भाग में भी विपक्षी दल विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है और इसके लिए विपक्षी दल सोमवार को संसद परिसर में राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बजट सत्र के शेष भाग के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करेंगे और दोनों सदनों के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी उसी दिन होगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सत्र के दूसरे चरण में कुल 17 बैठकें होंगी और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से, लोकसभा राज्यसभा में हंगामे के आसार, विपक्ष तैयार। जी हाँ दोस्तों, संसद बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार यानी कि 13 मार्च से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार होने की 100% संभावना है और पहले चरण के 1 महीने तक सत्ता और विपक्ष पक्ष के रिश्तों में खटास आ चुकी है, तो नाराज विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमले के लिए अपने कील कांटे तेज कर बैठा है और पर सत्ता पक्ष विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयारियां कर रही है। राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलाने में सभी दलों से सहयोग की अपील के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, पर सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आजमगढ़ में बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल, जिला अध्यक्ष बोले कांग्रेस ही सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इस सदस्यता में शाह आलम खान आजमी 1 दर्जन समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी।
कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शाह आलम ने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म संप्रदाय को एक साथ लेकर चल सकती है। बसपा का कोई विचार नहीं है और उसके नेता पैसे के लिए राजनीति करते हैं। सपा के पास भाजपा से लड़ने की क्षमता नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले 6 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जान लीजिए मौसम का ताजा हाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्य में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। तापमान औसत से अधिक पहुंच चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश और आंधी तूफान से लोगों को कुछ राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने बताया है कि नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च के दौरान बारिश व आंधी तूफान आएगा और इसके अलावा दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में 15 से 17 मार्च तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस हिसाब से अगले 6 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, साउथ वेस्ट राजस्थान, कोंकण और विदर्भ में 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च, पंजाब में 12 और 13 मार्च, पश्चिमी राजस्थान में 12-13 मार्च और पूर्वी राजस्थान में 13 मार्च को बारिश व आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 2023 के चुनाव में 14 सीटें भी नहीं बचा पाएगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। उसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के बड़े जुमलेबाज नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने ही षड्यंत्र कर आरक्षण रोकने का काम किया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आने वाले 2023 के चुनाव में बीजेपी 14 सीट भी नहीं बचा पाएगी और इसलिए प्रदेश में बार बार दौरे किए जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं पर झूठे केस दर्ज कर रही है और ये जनता की आवाज दबाने का प्रयास है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शनिवार को टोंक के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत पालड़ा के नवाबपुर सहित अन्य गाँव में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और इससे पहले पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की जानकारी ली। वहीं दोस्तों सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा ने पिछले 8-9 साल में जनता की आवाज को दबाने का काम किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग के जरिए दूसरी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से ना उठा सकें। पायलट ने कहा कि दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार का एक ही काम है, उनसे वैचारिक और राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोगों को डराया धमकाया जाए, जनता की आवाज को दबाकर और मनमाने तरीके से सत्ता में रहा जाए। भाजपा ने महंगाई को बढ़ाया है, युवा विरोधी अग्निवीर योजना को लागू किया, किसान विरोधी कानून बनाए और जब विपक्ष के नेता जनता के इन मुद्दों पर बोलते हैं तो जांच एजेंसियों के माध्यम से उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। ये व्यवस्था स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले कांग्रेस का भोपाल में सोमवार को प्रदर्शन, जुटेंगे सभी दिग्गज नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सोमवार को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होगा और पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पर हो रहे अत्याचार, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने और अडानी समूह पर सरकार की चुप्पी का मुद्दा इसमें उठाया जाएगा। राजभवन घेराव के इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी विधायक, प्रदेश, जिला व ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि सभी कार्यकर्ता सोमवार को रोशनपुरा चौराहा स्थित जवाहर भवन के समीप एकत्र होंगे और यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित अन्य वरिष्ठ नेता सभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में रहेंगे और इसीलिए वो प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, बीजेपी अकेले चुनाव लड़े और सरकार बनाए, अपनी तानाशाही पर मुहर लगाए, मनोज झा ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए शनिवार को अकेले चुनाव लड़ने और अकेले सरकार बनाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस तानाशाही को अति हो चुकी है। मनोज झा ने शनिवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ी अद्भुत चीजें हो रही हैं इस देश में। पहले सीबीआई एक पुराना केस जो 2008-10 में 2 बार बंद हो गया था उसको खुलवाया जाता है। उसके बाद फिर प्रवर्तन निदेशालय सुबह 4 बजे सुबह तक जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और क्रिटिकल स्टेज में तेजस्वी की पत्नी गर्भवती हैं वहां जांच की जाती है। किसी को इन मानवीय संवेदना से कोई लेना देना नहीं। बिहार में जो सरकार बीजेपी के हाथ से निकल गई यहाँ उसका दर्द था और बदले की कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये बंद किया जाए।
थोक में तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और अकेले बीजेपी चुनाव लड़े और अकेले सरकार बनाए और अपनी तानाशाही पर मुहर लगाए। उन्होंने कहा कि देश में ये तानाशाही नहीं चलेगी, इस तानाशाही के खिलाफ आक्रोश है। बिहार में लालू यादव और तेजस्वी ने अपने समर्थकों को रोक रखा है और ये कहा है कि आप कानून का पालन कीजिए, लेकिन बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने में नाकामयाब है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में लगातार सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई और पहले साल 2017 में ये कहा गया कि मीसा भारती के घर से 8,000 करोड़ बरामद हुए। इसके बाद गुड़गांव में किसी अन्य व्यक्ति के मॉल को तेजस्वी यादव का मॉल कहकर सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई, जो बाद में गलत साबित हुई और ये जो उत्पाती सूत्र हैं उन्हें पहले अपने कागजात दुरुस्त कर लेने चाहिए। गलत साबित होने के बाद ये सूत्र कहां गायब हो जाते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के संबंध में मनोज झा ने यह प्रतिक्रिया दी और ये छापेमारी दक्षिण दिल्ली के उस घर में हुई जहां लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही ईडी ने बिहार के कई शहरों में भी लालू यादव के परिवार और आरजेडी नेताओं के परिसरों में नौकरी के बदले जमीन केस की जांच के तहत छापेमारी की थी। वहीं बीते सोमवार को पटना में सीबीआई की टीम ने राबड़ी देवी से 4-5 घंटे तक पूछताछ की थी और इसके बाद अगले दिन मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से भी दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी।